हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नई यूनिट जो कि यूनिट 7 है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में। ऑलरेडी हम यूनिट 6 कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और आपका ये टॉपिक कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर एंड फॉर सेकेंड ईयर एज वेल। ओके, अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो MCO 6 का जो थर्ड ब्लॉक है उसमें यूनिट 7 है आपकी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन, और नेक्स्ट यूनिट है आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो अगर मैं देखूं तो IBO 2 में इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये दोनों यूनिट्स कवर हो रही हैं, ठीक है। तो हम ये दोनों यूनिट्स एक साथ इसी टॉपिक में इसी यूनिट में कवर कर लेंगे। ओके, अब आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ये है मेरा पेज का नाम इग्नू ई पाठशाला। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं वहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करके आपको बता देती हूँ, ठीक। और जहाँ तक रही बात आपकी PDF की, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने अपने कुछ प्रीवियस लेसन्स में डिस्कस किया था मार्केटिंग मिक्स के बारे में, राइट। और हमने डिस्कस किए थे उसके 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स हमारे क्या क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर स्पेसिफिकली फोकस करता है प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मार्केटिंग का। क्योंकि मार्केट की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में बात करूं तो क्या मतलब होता है? ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जहां पे गुड्स और सर्विसेज को बाय एंड सेल किया जाता है, राइट। अब जब मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो बाय एंड सेल किस चीज का किया जाएगा? जब प्रोडक्ट नहीं होगी तो प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विसेज भी नहीं होंगी, ठीक है। तो मार्केट की एग्जिस्टेंस होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अगर मार्केट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, राइट। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में बी डिफाइंड इन अ नैरो एज वेल एज इन अ ब्रॉड सेंस. In a narrow sense, it is a set of tangible physical and chemical attributes in an identifiable and readily recognizable form. In a broader sense, we may look at it in the form of an object, idea, service, person, place, activity, goods or an organization. अब प्रोडक्ट को हम नैरो सेंस में भी डिफाइन कर सकते हैं और ब्रॉडर सेंस में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं नैरो सेंस का क्या मतलब हुआ। देखिए, जब भी हम प्रोडक्ट को देखते हैं या फिर आप प्रोडक्ट के बारे में जब भी बात करते हैं तो आपके माइंड में एक इमेज बन के आती होगी कोई भी प्रोडक्ट की, लेट से, ठीक है। तो आपको पता है कि आप प्रोडक्ट को फील कर सकते हैं, प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं, ठीक है। तो नैरो सेंस में अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट क्या होते हैं? हमारे टैंजिबल इन नेचर होते हैं, ठीक है, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, राइट। और अगर मैं ब्रॉडर सेंस में बात करूं तो प्रोडक्ट का ये मतलब नहीं होता है सिर्फ कि वो टैंजिबल इन नेचर है या उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। इससे ज्यादा भी हम प्रोडक्ट को कुछ समझते हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, आइडिया के फॉर्म में भी हो सकता है, सर्विस के फॉर्म में भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी, गुड्स या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं डिस्कस करूं कि प्रोडक्ट कितने फॉर्म में होता है, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आप समझते ही हैं कि किसी प्रोडक्ट की कोई फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, टैंजिबल इन नेचर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको टेलीविजन सेट हो गया, एयर कंडीशनर्स हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आइडिया की बात करूं तो ये कैसे एक प्रोडक्ट का फॉर्म ले सकता है, इसको समझते हैं। देखिए, इस वर्ल्ड में कई इन्वेंशंस होते रहते हैं, ठीक है। और अगर आप उस इन्वेंशन को पेटेंट करवा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका प्रोडक्ट बन जाता है, राइट। क्योंकि देखिए, हम मार्केट में जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो कभी ना कभी इन्वेंट हुआ होगा, ठीक है। किसी ने इन्वेंट किया होगा, उसके बाद उसके लिए पेटेंट फाइल किया होगा, उसको पेटेंट जब मिल गया होगा उसके बाद वो प्रोडक्ट उसके नाम से मार्केट में सेल होना शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं सर्विस की बात करूं तो देखिए,
हम जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो क्या हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी टैंजिबल फॉर्म में होती है, फिजिकल प्रेजेंस होती है उसकी? नहीं होती है। अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि मैम जो पेपर मिलता है उसके साथ जो बॉन्ड होता है उसकी तो फिजिकल प्रेजेंस होती है। वो होती है, लेकिन क्या आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी की कोई फिजिकल प्रेजेंस होती है? नहीं होती, क्योंकि वो एक तरह से सर्विस होती है जो हमको अवेल कराई जाती है, राइट। तो प्रोडक्ट आपका सर्विस के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, इसी तरह अगर मैं पर्सन की बात करूं तो पर्सन कैसे एक प्रोडक्ट में फॉर्म हो सकता है? फॉर एग्जांपल एक एथलीट हो गया, ठीक है। प्लेस की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हो गए, तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट सिर्फ एक नैरो सेंस में नहीं, एक ब्रॉडर सेंस में भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी तक हमने प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन या फिर कहूँ मैं प्रोडक्ट का जो मीनिंग समझा है वो एक सिंपल फॉर्म में हमने समझा, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मतलब अगर मैं डेफिनेशन फॉर्म में बात करूँ, एक मार्केटिंग की लैंग्वेज बात करूँ, तो प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? सो द प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज और satisfaction. According to Philip Kotler, a product is a bundle of physical services and symbolic particulars expected to yield satisfaction or benefits to the buyer. तो अगर मैं प्रोडक्ट को मार्केटिंग लैंग्वेज में पूरी तरह से डिफाइन करूं तो प्रोडक्ट क्या होता है? बंडल ऑफ यूटिलिटीज और सेटिस्फैक्शन। मतलब कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके, कस्टमर्स उससे बेनिफिट उठा सके, ठीक है। अब आप खुद को एक बायर कंसिडर करें, क्योंकि हम खुद भी एक बायर हैं, हम खुद भी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। तो हम प्रोडक्ट को कब परचेज करते हैं? जब हमें उसकी नीड महसूस होती है ना। जब हमें लगता है कि हाँ हमें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो हम उस टाइम पे उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें सेटिस्फाई करेगा। जो प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम परचेज करने जा रहे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट भी करेगा और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई भी करेगा, हमारी नीड्स को फुलफिल भी करेगा, राइट। So a product is only one of the controllable variables of the marketing. A product encompasses the physical entity besides a number of attributes, some of which may be tangible and some even intangible. So a product has number of attributes which the customer is looking for in it. The success of the company depends on the following two factors. तो अगर मैं आपके 4 P's of marketing mix की बात करूं, जो कि होते हैं आपके प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, उसमें प्रोडक्ट ही आपका कंट्रोलेबल वेरिएबल होता है सिर्फ। बाकी और जितने पीस हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट पे आपका पूरा हक होता है। जो भी मार्केटर होता है वो प्रोडक्ट्स में अपने मॉडिफिकेशन कर सकता है, प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकता है, इसीलिए इसको कंट्रोलेबल वेरिएबल भी माना गया है, ठीक। और अभी हमने ये डिस्कस भी किया था कि जो प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ टैंजिबल फॉर्म में नहीं, इनटैंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रोडक्ट के, लेकिन हम उसको सिर्फ टैंजिबल फॉर्म में डिफाइन करें ये सही नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, चाहे वो टैंजिबल हो और चाहे वो इनटैंजिबल हो, ओके। और जो कस्टमर होता है वो हर एक एट्रीब्यूट को प्रॉपरली देखता है, ठीक है। मतलब उसको जो रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, अगर उसको वो चीज उस प्रोडक्ट में मिल जाती है तो वो परचेज कर लेता है। तो यहाँ पे मार्केटर को ये एनालाइज करने की जरूरत होती है कि कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट में क्या चाहिए। अगर वो उसकी नीड्स को समझ गया तो वो मार्केट को इजीली कैप्चर कर सकता है। लेकिन उसने जो प्रोडक्ट बनाया वो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो मार्केटर के लिए मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कंपनी की सक्सेस किन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ओके। पहला पॉइंट है हमारा, हाउ फार द कंपनी इज एबल टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट इन अ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरियस एट्रीब्यूट्स एंड how a company adjusts its capabilities and resources to these variables. तो ये पॉइंट अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बनता है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनता है, ठीक है। तो मार्केटर को ये चीज एनालाइज करनी पड़ेगी कि कस्टमर क्या चाहता है एग्जैक्टली और उसी अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हमारा, हाउ अ कंपनी एडजस्ट इट्स कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज टू दीज वेरिएबल्स। मतलब कि
जो प्रोडक्ट कंपनी को बनाना है कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग बनाना है, अब उस कस्टमर की नीड को ध्यान रखते हुए अपने रिसोर्सेज को किस तरह एडजस्ट करेगा, किस तरह अपने रिसोर्सेज को मैनेज करे कि डिजायर्ड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। सबसे पहले हमारी सेट ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स, ओके, इंक्लूड्स कलर, प्राइस, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। अब मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं तो उनके डिफरेंट प्राइसेस होंगे, उनकी डिफरेंट पैकेजिंग टेक्निक्स होंगी, उनकी ब्रांडिंग भी अलग तरीके से होगी, राइट। नेक्स्ट हमारा ग्रुप ऑफ यूटिलिटीज। अब इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि कोई भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट अगर परचेज कर रहा है तो उस प्रोडक्ट से उसे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो क्या होता है हमारा यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का क्या मतलब होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिजाइन्ड एंड प्रेजेंटेड टू सेटिस्फाई सम स्पेसिफिक कंज्यूमर नीड्स, ओके। नेक्स्ट है मेन एम इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अब कोई भी प्रोडक्ट को बनाने का क्या मकसद होता है किसी भी मार्केटर का, कि वो कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ईच ब्रांड इन मार्केटिंग इज अ सेपरेट। नाउ मार्केट में एक प्रोडक्ट लेट्स से सोप है, वो क्या सिर्फ एक कंपनी तक लिमिटेड है? ऐसा नहीं है, डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, डिफरेंट सोप्स भी बनाती हैं, है ना। तो हर ब्रांड को हम एक अलग प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर लेट्स से डेटॉल है और एक सैवलॉन है, अगर ये दोनों अपने सोप्स मार्केट में निकालते हैं, हालांकि हम देखें तो दोनों का एक ही काम है, दे आर एंटीसेप्टिक, राइट, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप एक ही सेम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो आपको अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों ब्रांड अलग हैं, अगर ब्रांड अलग है तो उनके प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अलग होंगे। अगर सेम प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसमें मिलाया गया है, वो सेम ही हो। कहीं ना कहीं वो चीजें डिफरेंशिएट करेंगी ही करेंगी। ठीक है, तो हर ब्रांड को हम एक सेपरेट प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं, ओके। लास्ट पॉइंट है इसका, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम प्रोडक्ट में बी रियल और साइकोलॉजिकल इन नेचर। अब देखिए जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होता है वो या तो रियल भी हो सकता है या साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। रियल मतलब ये हुआ कि उसने जो प्रोडक्ट लिया उसको उसने कंज्यूम किया और उसको रियलिटी में उससे सेटिस्फैक्शन मिल गया। अब साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई कैसे होता है इसको समझिए। देखिए कई प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे होते हैं जो कि काफी कॉस्टली होते हैं, काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर हम मॉल में जाके कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके रेट्स कंपैरेटिवली हाई होते हैं इन कंपैरिजन टू अगर आप वही सेम प्रोडक्ट बाहर कहीं मार्केट से परचेज करें, राइट। तो यहाँ अगर आप कंज्यूमर के माइंडसेट को समझने की कोशिश करिए तो उसका क्या सोचना होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है, अगर कोई प्रोडक्ट कॉस्टली, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उस प्रोडक्ट का कुछ एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होगा और वो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा होगा। भले ही क्वालिटी सेम हो, सब चीज सेम हो, जो बाहर मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहा हो, जो आपके मॉल से प्रोडक्ट मिल रहा हो वो सेम हो, लेकिन ये कंज्यूमर का माइंडसेट होता है, ये साइकोलॉजिकल इन नेचर होता है कंज्यूमर के। हम अगर खुद की भी बात करें तो हमारा भी यही सोचना होता है कहीं ना कहीं कि हाँ ये प्रोडक्ट महंगा है तो ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू जो बाहर मार्केट में मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक तो आपकी बुक में नहीं दिया है, मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर वालों की बात कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक आपकी बुक में तो है नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्यों इस टॉपिक को ऐड किया। देखिए एमकॉम सेकेंड ईयर में आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक। और अभी अगर मैं बात करूं तो आगे जब मैं आपको और चीजें डिस्कस करूंगी आपके साथ तो वहां पे कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे, अगर जैसे कंज्यूमर गुड्स आया, शॉपिंग गुड्स आया, तो वहां पे तो मुझे आपको ये चीजें एक्सप्लेन करनी ही पड़ेंगी ना कि ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप स्टार्टिंग में ही उस क्लासिफिकेशन को प्रॉपरली समझ लीजिए, क्योंकि अभी भी काम आएगा आपको और आपके सेकेंड ईयर में भी आपको ये काम आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पे आपको और क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आप में से कोई भी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टॉपिक से मैच द फॉलोइंग आता है पेपर में। ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका ये टॉपिक यहीं से कवर हो जाएगा। देखा, एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट को 3 बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर स्टेटस की बात करें तो प्रोडक्ट हम कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, और लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी पे टैंजिबल गुड्स और नॉन टैंजिबल गुड्स में हम गुड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। अब इस चार्ट को एक बार समझ लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट है हमारा, हमने 3 बेसिस में इसको क्लासिफाई किया। ठीक है, यूजर स्टेटस के बेसिस पे, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे और टैंजिबिलिटी के बेसिस पे। ठीक, अब अगर मैं यूजर स्टेटस की बेसिस बात करूं तो कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं। अब इनके अंदर आते हैं हमारे कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स एंड स्पेशलिटी गुड्स। ओके, इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करूं अगर तो आता है आपका रॉ मटेरियल, ऑपरेटिंग सप्लाईज, एसेसरी इक्विपमेंट्स, फैब्रिकेटिंग मटेरियल एंड पार्ट्स एंड इंस्टॉलेशंस। राइट, अब अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बेसिस बात करूं तो प्रोडक्ट हमारे ड्यूरेबल होते हैं और नॉन ड्यूरेबल होते हैं। ओके, और टैंजिबिलिटी की बात करूं तो टैंजिबल प्रोडक्ट्स और नॉन टैंजिबल। नॉन टैंजिबल प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है, जो सर्विसेज होती हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए सबसे पहले हम यूजर स्टेटस के बेसिस बात करते हैं। तो हमने क्या देखा कि यूजर स्टेटस के बेसिस पे जो क्लासिफाई किया जाता है कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स के बेसिस पे। ठीक, कंज्यूमर गुड्स में हमारा सबसे पहला आता है कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। देखिए कंज्यूमर गुड्स जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, वो गुड्स या वो प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूमर्स यूज करते हैं अपने हाउस होल्ड पर्पज के लिए, या फिर वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, इसके आगे उस प्रोडक्ट को सेल नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट जो कंज्यूमर ने अल्टीमेटली कंज्यूम कर लिया है और वो प्रोडक्ट बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, कमर्शियल पर्पस के लिए आगे नहीं है, मतलब कि उसको फर्दर अब आगे सेल नहीं किया जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट्स को कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स। ओके, तो कंज्यूमर गुड में सबसे पहला हमारा टाइप है वो है कन्वीनियंस गुड्स। तो कन्वीनियंस गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर इमिडिएटली परचेज कर लेता है, जिसमें कंज्यूमर ज्यादा एफर्ट नहीं डालता है, ज्यादा सोचता समझता नहीं है और उस प्रोडक्ट को इजीली परचेज कर लेता है, वो होते हैं हमारे कन्वीनियंस गुड। अभी कन्वीनियंस गुड्स जैसे कि आपके डेली पर्पस की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, टूथपेस्ट, सोप, ये सब क्या है, हमारे कन्वीनियंस गुड्स है, क्योंकि हम इनमें ज्यादा सोचते नहीं है कि हम कौन सा लें कौन सा ना लें। ठीक है, क्योंकि लगभग हर प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहता है, हर प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम रहती है, तो यहाँ पे जो बायर होता है वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालता है प्रोडक्ट को परचेज करने में और वो इजिली इस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। ठीक, अब इस प्रोडक्ट पे फैशन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मतलब फैशन अगर चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इन सब प्रोडक्ट्स पे कोई भी एज सच फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, so those consumer products that are purchased immediately and frequently with little efforts and comparison are called convenience products. This category of goods has low unit price and not greatly affected by fad and fashion. They have two significant characteristics. First, the consumer has complete knowledge of the product which he wants to buy, and the product is purchased with a minimum of effort. Examples: soap, newspaper, biscuits, मिल्क, टूथपेस्ट एसेट्रा। तो कन्वीनियंस गुड्स कौन से हुए, ऐसे प्रोडक्ट्स जहाँ पे जो कंज्यूमर है वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालता या फिर बहुत थोड़ा एफर्ट ही डालता है उन प्रोडक्ट्स को परचेज करने में। ठीक है, इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमारे कम प्राइस के होते हैं, लो यूनिट प्राइस होती है इन प्रोडक्ट्स की, और इन सब प्रोडक्ट्स पे फैशन का कोई भी ऐसा असर नहीं दिखता है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कंज्यूमर को इन सब प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज होती है। ठीक है, क्योंकि और भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में कंज्यूमर को इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन सोप की बात करें, न्यूज़पेपर है, मिल्क है, टूथपेस्ट है, इन सब की नॉलेज कंज्यूमर्स को इजीली अवेलेबल रहती है और कंज्यूमर इनके बारे में काफी अवेयर भी होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा शॉपिंग गुड्स। अब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूमर फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करता है और इन प्रोडक्ट्स को परचेज करने में वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, वो कहलाते हैं हमारे शॉपिंग गुड्स। क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर कई चीजों को कंसिडर करता है, उसकी प्राइस को, उसकी क्वालिटी को, उसके स्टाइलिंग को, हर एस्पेक्ट को कंसिडर करता है, उसके बाद ही इन प्रोडक्ट्स को परचेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली कंज्यूमर क्या करता है, उसको अगर कोई एक प्रोडक्ट को खरीदना है, ठीक है, समझ लीजिए हम अगर कोई क्लॉथ ही परचेज करना है, हमें कोई ड्रेस परचेज करनी है, ठीक है, तो आप खुद बताइए क्या आप एक शॉप पे जाते हो ड्रेस को खरीद लेते हैं? नहीं,
हम क्या करते हैं, मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, मार्केट में घूमते हैं, देखते हैं कि किस प्रोडक्ट का कैसा प्राइस है, किस ड्रेस का कैसा प्राइस है, उस प्राइस के अकॉर्डिंग वो ड्रेस उतनी लग रही है कि नहीं, मतलब कि जो प्राइस उसका रखा गया उस अकॉर्डिंग वो ड्रेस है या नहीं है, या प्राइस ज्यादा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट्स को एक दूसरे प्रोडक्ट से। ठीक, फिर देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे बजट में आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, कौन सा प्रोडक्ट स्टाइल के बेसिस ज़्यादा अच्छा है, आजकल के फैशन की बेसिस पे है। उसके बाद ही प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। तो यही प्रोडक्ट जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे शॉपिंग गुड्स, जहाँ पे कंज्यूमर एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, मार्केट में निकलता है, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और पूरा एनालिसिस करने के बाद ही प्रोडक्ट को परचेज करता है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट लेस फ्रीक्वेंटली and carefully comparison is made by consumer on the price, quality, sustainability and style. In case of purchase of shopping products, increased time and effort is made by the consumers in collection of information and comparison making. These products are distributed in fewer outlets by the marketer along with strong sales support service that assist customers in their comparison making. एग्जाम्पल्स हैं इसके, क्लोथिंग, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड अप्लायंसेस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्पेशलिटी गुड्स। अब स्पेशलिटी गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे कंज्यूमर गुड्स जहाँ पे कंज्यूमर काफी टाइम इन्वेस्ट करता है, प्रोडक्ट को समझता है, उसके बाद ही उसको परचेज करता है। ठीक, इसमें आते हैं आपके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जिनकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और उन्हीं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इन प्रोडक्ट्स को परचेज किया जाता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली नहीं परचेज किए जाते हैं क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर पहले प्रॉपरली एनालाइज करता है, देखता है, काफी ज्यादा एफर्ट लगाता है, उसके बाद ही परचेज करता है। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट को लेना पसंद नहीं करता है। मतलब कि अगर उसको किसी एक ब्रांड को परचेज करना है, किसी एक ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज करना है और वही सेम प्रोडक्ट किसी और ब्रांड में भी अवेलेबल है, तो वो हो सकता है उस दूसरी ब्रांड को कंसिडर ना करे। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर बेसिकली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, वो जिस ब्रांड को चाहता है उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को ही वो परचेज करता है क्योंकि कहीं ना कहीं उस ब्रांड ने उसको सेटिस्फाई किया होगा। ठीक है, कि अगर हम एग्जाम्पल्स को कंसिडर कर लें तो स्पेसिफिक ब्रांड या काइंड्स ऑफ कार हो गई, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, हमने ये चीज देखी भी है कि जिनको कार खरीदने का बहुत शौक होता है या फिर जिनको कोई कार परचेज करनी होती है तो वो वहां पे सब्स्टिट्यूट्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की कार को परचेज करना है तो वो उसी को परचेज करेंगे, भले ही उसके लिए उन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ जाए, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट्स को नहीं परचेज करेंगे। ठीक है, और उसकी वजह क्या होती है, देखिए जो स्पेशलिटी गुड्स होते हैं यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है, जो कंज्यूमर है उसको काफी हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए कंज्यूमर जो है कॉम्प्रोमाइज एकदम भी नहीं करना चाहता है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इतना हेवी अमाउंट पे कर रहा है। राइट, तो वो चाहता है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उससे उसको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन भी मिले। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा अनसॉर्ट गुड्स। अब अनसॉर्ट गुड्स के बारे में आपकी बुक में नहीं दिया। अगर मैं एमकॉम सेकेंड ईयर की बात करूं तो आपकी भी बुक में सिर्फ 3 पार्ट्स में ही कंज्यूमर गुड्स को क्लासिफाई किया गया था, लेकिन यहाँ अनसॉर्ट गुड्स को जो है डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने जब सर्विसेज की बात करी तो कहीं ना कहीं वो एक अनसॉर्ट गुड्स का ही पार्ट होती है। ठीक है, सो अनसॉर्ट गुड्स क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर को पता है, जिसके बारे में कंज्यूमर ऑलरेडी अवेयर है, बट कंज्यूमर उनको खरीदना नहीं चाहता या फिर वो कंसिडर नहीं करता, वो सोचता नहीं इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। हम सब जानते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आज की सिचुएशन में बात करूँ कोविड-19 की सिचुएशन में, तो इस टाइम पे इंश्योरेंस पॉलिसीज मेजर रोल प्ले कर रही हैं, राइट। बट हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसीज को खरीदना पसंद नहीं करते या फिर मैं कहूँ कंसिडर ही नहीं करते या जरूरत ही नहीं समझते इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने की, राइट। तो इन गुड्स को क्या कहा जाता है, आपका अनसॉर्ट गुड्स कहा जाता है। ओके,
अब आपने टेलीविजन पे ऐड देखा होगा policybazaar.com का। वो लोग क्या करते हैं, आपको एक तरह से पिच करने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि कंज्यूमर्स को उन्हें पुश करना पड़ेगा इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करने लिए, क्योंकि कंज्यूमर इतनी इजीली इंश्योरेंस पॉलिसीज को परचेज नहीं करता। इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी कोई बेचता है वहां पे सेल्स पर्सन का मेजर रोल रहता है, क्योंकि वही बताता है कि क्या बेनिफिट है लेने के, क्या अगर आप नहीं लेंगे तो आपको क्या नुकसान है, और जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी पर्सन ले रहा है उससे उसको क्या आगे फ्यूचर में फायदा हो सकता है। ठीक है, तो इस समय क्या समझ में आता है कि अनसॉट गुड्स को अगर मार्केट में सेल करना है तो उसका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट उनको कंज्यूमर तक पहुंचाने की जरूरत है, उसमें कुछ इनोवेशन लाने की जरूरत है, क्योंकि बिना एडवर्टीजमेंट के कंज्यूमर को इतनी इजीली समझ में नहीं आएगा। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल फंड। अब आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर म्यूचुअल फंड का ऐड करते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह वो क्रिकेट से म्यूचुअल फंड को जो है को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों? ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि हाँ आप ऐसी चीजों को भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो आज का सेशन हमारा यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। वीडियोस पे फीडबैक भी जरूर दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।